हम अपरिमेय संख्याओं का पुनर्विवरण जो टॉपिक है इसके बारे में समझेंगे। आपने जैसा कि क्लास 9th में पढ़ा था रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में, बस आपको फिर से वही आप पढ़ने वाले हैं। ये इसलिए फिर से आपको पढ़ना है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को अगर आप समझ जाते हैं तो आपको जो रियल नंबर्स में जो चैप्टर आते हैं उस चैप्टर को समझने में, उस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अगर बेसिक आइडियाज होगा तो बेसिक आइडियाज के सहारे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम एक बार फिर से रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को समझते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि रेशनल नंबर अर्थात परिमेय संख्या किसे कहते हैं? कोई भी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जा सके। ओके, और जहां p और q कोई पूर्णांक हो तथा q 0 के इक्वल नहीं हो, वैसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। राइट। उसके बाद आपने इरेशनल नंबर के भी पढ़ा था, तो चलिए एक बार फिर से इरेशनल नंबर को भी समझते हैं। तो कोई भी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जा सके, वैसी संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि आप देख पाते हैं √2, जैसे √2, √3, √5, √7, .etc। ये सारे के सारे जो नंबर्स आप देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे नंबर इरेशनल नंबर्स है, क्योंकि आप इसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझने के बाद अब हम अपरिमेय संख्या का जो मानक रूप है हम इसको समझते हैं। ओके, ये भी जानना हमारे लिए जरूरी है कि किसी भी परिमेय संख्या को हम स्टैंडर्ड रूप में कब मान सकते हैं कि दिया गया जो परिमेय संख्या है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या, जैसे कि कोई भी परिमेय संख्या जो p/q के फॉर्म में लिखी गई है, अगर p और q में एक को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं हो, अर्थात एक को छोड़कर दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, तो वैसे p/q फॉर्म वाले परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या का मानक रूप कहते हैं, अर्थात स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर कहते हैं। ओके, उसके बाद इस टॉपिक में ही जैसे कि आपने अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, क्लास 9th में भी आपने अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, लेकिन उस क्लासेस में आपने अपरिमेय संख्या का प्रूफ नहीं देखा था कि अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये कैसे एक अपरिमेय संख्या है, इसे साबित कैसे करें, ये आप लोगों क्लास 9th में आप लोगों ने नहीं सीखा था। ओके, लेकिन अब हम क्लास 10th में आने के बाद हम ये भी सीखेंगे कि कैसे √3, √5, √7 यानी कि जो जो अपरिमेय संख्या है वो कैसे अपरिमेय संख्या ही है, वो क्यों अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या क्यों नहीं है, हम क्लास 10th में ही इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो चलिए एक दो टर्म्स और समझते हैं। अपरिमेय संख्या को जब हम साबित करने के प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे तो उस दौरान हमें कुछ बेसिक आइडियाज की जरूरत होगी। उस बेसिक आइडियाज को हमें समझना जरूरी है, उसके कंसेप्ट को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है, अगर मान लीजिए कि a कोई एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, ओके, और p एक अभाज्य संख्या है और p कोई अभाज्य संख्या हो, अर्थात कोई प्राइम नंबर हो, तो जो a² को विभाजित करती है, यानी कि p एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो a² को विभाजित करती है, तो यह स्टेटमेंट कहता है कि तब p a को भी विभाजित करेगी,
ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको अपने माइंड में याद रखना है। इसको और बेसिक से कैसे समझे इस स्टेटमेंट को, मान लीजिए कि 2a स्क्वायर 2 से विभाज्य है, टू से विभाज्य है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं, सिर्फ ओनली 2 लिखूं, तो क्या 2 भी 2 से विभाज्य नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 2 भी 2 से विभाज्य है। अर्थात अगर आप किसी नंबर के स्क्वायर को अगर आप किसी संख्या से अगर आप डिवाइड कर पा रहे हो कंप्लीटली, तो इसका मतलब है कि उस संख्या को भी आप कंप्लीटली उस दिए गए नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो वही स्टेटमेंट था, अगर ए स्क्वायर को अगर p डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ए भी p से डिवाइड हो जाएगा। ओके, ये स्टेटमेंट आपको समझना है, क्योंकि नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस क्वेश्चन के साथ आपको इस छोटे छोटे टर्म्स का आप यूज देखेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके क्लास 9th में। √3 अपरिमेय संख्या के बारे में आपने पढ़ा था, लेकिन आपने ये नहीं पढ़ा था उस क्लासेस में, और ये भी नहीं जान पाया था कि √3 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन आज के क्लास में आज हम समझेंगे कि √3 कैसे एक अपरिमेय संख्या है। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे आप साबित करेंगे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है? ओके, तो क्या करना होगा माय डियर स्टूडेंट? सबसे पहले जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में कई बार इस तरह के क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि किस तरह से हम √3 को या गिवन जो कोई अपरिमेय संख्या है, कैसे उसे हम सिद्ध करें कि वो अपरिमेय संख्या नहीं है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, हम 1 बाय 1 करके हर एक स्टेप्स को समझते हैं और उसके अनुसार से अपने कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, ताकि उस कॉन्सेप्ट के सहारे हमें √3 के बाद √5 मिले, √7 मिले, √11 मिले, हम उसका प्रूफ इजीली कर सके। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं इस √3 को सिद्ध करने के लिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप मानेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। ओके स्टूडेंट, ये हमेशा याद रखना है कि आपको √3 तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, दिखाना है, बट आप जब स्टार्टिंग करेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे स्टार्ट, तो उसमें आप ये मान के चलेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। ऐसा क्यों? ऐसा कंट्राडिक्शन क्यों? तो इस स्टेटमेंट को समझने से पहले, इस प्रोसेस को समझने से पहले एक दो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो कर दूं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, राइट, और आपके बगल में जो आपका क्लासमेट है, आपने उससे कहा कि भाई अभी दिन है या रात है, तो आपका क्लासमेट ये कहता है कि रात है, बट आपको पता है कि ये दिन है, लेकिन आपका फ्रेंड आपको कह रहा है कि रात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप उसको कैसे साबित करेंगे कि अभी दिन है? तो आप क्या करेंगे? आप पहले रात की प्रॉपर्टीज बताएंगे कि नाइट में क्या क्या होता है। आप बताएंगे, आप उससे पूछेंगे पहले कि नाइट में क्या होता है। नाइट में आकाश में तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, नाइट में दूर की चीजें साफ साफ नहीं दिखाई पड़ती हैं। ओके, तो आप क्या कहते हैं कि उसी कंट्राडिक्शन को लेकर के आप अपने दोस्त के पास आते हैं और कहते हैं कि चलो देखो आकाश की तरफ,
आपका फ्रेंड आकाश की तरफ भी देखता है और आप कहते हैं कि देखो तारे नजर आ रहे हैं, तो आपका फ्रेंड बोलता है नहीं। ओके, फिर आप पूछते हैं कि क्या यहां से जो कुछ दूरी पे वो जो पेड़ है क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? तो स्टूडेंट बोलता है, आपका जो क्लासमेट है वो बोलता है कि हाँ वो भी दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या कहते हो कि इसका मतलब रात नहीं है। अब रात नहीं है तो इसका मतलब दिन है, उसका उल्टा है। ठीक उसी तरह से हम कंट्राडिक्शन मेथड का इसमें यूज करते हैं कि अगर आपको साबित करना हो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है तो सबसे पहले आपको मानना होता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, अर्थात √3 = a/b आप राइट करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं। फिर a और b में आपको ऐसे a और b के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिसके बारे में दिखाना है कि a और b में एक के अलावे कोई भी गुणनखंड ऐसा नहीं है जो कॉमन है। फिर आप क्या करते हैं कि √3 को आप m/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। m/n अर्थात ये भी एक परिमेय संख्या के फॉर्म में है। इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 2 आपने राइट किया। अब यहां पर भी वही सिचुएशन कि m और n जो आप संख्या देख पा रहे हैं, इस दोनों संख्या में एक के अलावे कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, जैसे कि a और b में था। a और b में भी एक के अलावे कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है। ठीक उसी तरह से m और n में भी कोई कॉमन गुणनखंड नहीं है। ओके, इतना प्रोसेस करने के बाद आप क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड है उस इक्वेशन नंबर सेकंड के हेल्प से हम √3 × n क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम m की वैल्यू यहाँ पे बाहर करते हैं, अर्थात √3 × n = m राइट करते हैं। और फिर √3 है, इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, इक्वलिटी साइन के दोनों तरफ। जैसे ही आप साइन इक्वल साइन के दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, अर्थात स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड, आप देखेंगे √3 का स्क्वायर 3 होगा और n चूंकि रूट के बाहर है तो n² और इक्वल टू m स्क्वायर होगा। तो ये आप इसको इक्वेशन नंबर थर्ड मानते हैं। अब देखिए, अब जैसा कि आपने देखा कि 3n² = m², इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 3m² को विभाजित करता है। ये 3, ये जो गिवन आप m² देख रहे हैं इक्वल में, उसको वो क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। इसका मतलब 3 भी m को विभाजित करता है, जो कि आपने नोट वाले पॉइंट्स में देखा था। अब 3 से अगर m भी डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं वो 3 का मल्टीपल होगा। तो हम लेके चलते हैं कि चलिए माना कि m = 3 की है, क्योंकि m अगर 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब है कि वो 3 का ही कोई ना कोई मल्टीपल होगा। तो इसलिए हम m = 3 के राइट कर लेते हैं। अब राइट करने के बाद हम इक्वेशन थर्ड से चलते हैं। जैसा कि आप देखें 3n² = m² है। अब यहां से m के प्लेस पे हम 3 के पुट करते हैं, तो 3n² = m²। m की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, m की वैल्यू यहाँ पे 3 के है, 3 के हम राइट करते हैं और यहाँ पे 3n² है। अब यहाँ एक स्टेप और आपको कैलकुलेट करना है। m = 3 के, यहाँ पे 3n² जैसा था आप देख पा रहे हैं, m² है, यहाँ पे 3k का होल स्क्वायर होना चाहिए। तो 3n² = 9k² होगा। तो 3 3 9। ओके, तो अब यहां से एक स्टेप अब ये हुआ कि n² = कितना होगा? 3k²। ओके, अब इतना करने के बाद हम आगे फिर वही स्टेप में आएंगे। यहाँ n² = 3k² है, इसका मतलब कि 3n² को भी विभाजित करता है। तो जब 3n² को विभाजित कर सकता है तो 3n को भी विभाजित करेगा, अर्थात यहाँ पर हम n = फिर से हम क्या राइट करेंगे? 3n। या हम ऐसे भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यहाँ हमने देखा कि एक बार तो n² को n² 3 से डिवाइड हो रहा है और पीछे हमने देखा था कि m² भी 3 से डिवाइड हो रहा है।
इसका मतलब एम स्क्वायर और एन स्क्वायर में एम और एन भी दोनों के दोनों 3 से डिविजिबल हो रहे हैं, अर्थात दोनों में 3 क्या है, कॉमन गुणनखंड है। इसीलिए हम लिखते हैं कि अब 4 और 5 से निष्कर्ष निकलता है कि m और n का उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 है। ओके, अब हमने तो कैलकुलेशन किया, उस कैलकुलेशन में हमने ये देखा कि m और n दोनों का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 3 भी है, और यह हमारी मान्यता कि m और n के एक से भिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विरोधाभासी है। और हमने तो माना था कि m और n में एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता है, बट इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि एक के अलावे भी एक दूसरा नंबर भी है 3, जो कि कॉमन फैक्टर है, यानी कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो हमने जो माना था उसका वो विरोधाभासी प्रतीत होता है। आपको लगेगा कि हमने माना था कुछ और आ कुछ रहा है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि यह हमारी मान्यता m और n के एक से भिन्न उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है के विरोधाभासी है। इस तरह हमारा यह मानना है कि √5 एक परमीय संख्या है, ये असत्य है, यानी कि ये गलत है जो हमने माना था, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, उसके बाद हम इतना जानने के बाद अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार के बारे में। ओके।